नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डोनाल्ड ट्रंप जब से ये ईरान की जंग शुरू हुई है, ये तीसरा हफ्ता है और पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ये निकला कि ये पूरा एक चेस गेम है। ईरान के जो खिलाड़ी हैं वो शातिर खिलाड़ी हैं और वो उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। उसमें वो कैमरे पर बोलते हुए नजर आ रहे थे। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको प्ले करूंगी कि जिस कैमरे पर उन्होंने इस बात को कबूला है एक तरीके से कि ईरान, दिस इज अ चेस गेम, ईरान इज अ स्मार्ट प्लेयर एंड देयर आईक्यू लेवल एंड इंटेलेक्ट इज वेरी वेरी हाई। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस हार को मान रहे हैं, यानी कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पर लेकर आ गया है। लेकिन अब इसका असर भारत पर क्या होगा, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ये स्टेटमेंट, उनका ये कहना कि दिस इज अ चेस गेम, दिस इज अ हाई इंटेलेक्ट गेम विच ईरान इज गेटिंग इनटू, दे आर अ हाई आईक्यू लेवल पीपल, हाई इंटेलेक्ट लेवल पीपल, क्या ये इस बात को दर्शाता है कि ईरान वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर ले आया, जो उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा? बिल्कुल। ट्रम्प साहब तो खुल के ये मान जाते हैं। कोई ट्रम्प साहब के साथ एक अच्छी बात है कि उनके साथ जो भी होता है छुपा छुपी कुछ नहीं होता, वो सामने में बोल देते हैं। तो असल में वो ये बोल रहे हैं कि एक बहुत मशहूर एडवर्टाइजमेंट भारत में कुछ साल पहले चलता था, डर के आगे जीत है। तो ईरान ने ये दिखा दिया कि डर के आगे जीत है, और ट्रम्प साहब ने समझ लिया कि हम जो ईरान को डराना चाह रहे थे वो डरा नहीं, और जीतता हुआ वो दिख रहा है। असल में मीनू जी, ये जो हो रहा है ईरान में, अमेरिका और ईरान के बीच में, ये एक तरह से संस्कृतियों का या विचारों का टकराव है। एक तरफ अमेरिका की गोरी सभ्यता है जो कि 500 साल पुरानी है, दूसरे तरफ ईरान की एक सभ्यता है जो कि 5000 साल पुरानी है। 500 साल पहले गोरे अमेरिकी यूरोप से चले थे, और वो जब अमेरिका में पहुंचे तो उनके पास एक टेक्नोलॉजी थी जो कि, जिसको कि आप बारूद कहते हैं, बंदूक कहते हैं, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों के पास नहीं थी, जिनको रेड इंडियंस कहते हैं। और पूरा का पूरा उस टेक्नोलॉजी के बल पर 500 साल पहले यूरोप के गोरों ने पूरे अमेरिका पर को हथिया लिया था। आज आज पूरा का पूरे अमेरिका में गोरे यूरोपियन का राज चलता है। वहाँ के जो मूल निवासी थे उनका राज नहीं चलता, वो मारे गए थे। तो अमेरिका और उस प्रजाति के जो लोग होते हैं, उनका ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के बल पर आप किसी भी चीज को जीत सकते हैं। उनका ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के सामने सब कुछ हार जाती है। दूसरे तरफ ईरान है। ईरान की अपनी सभ्यता है 5000 साल पुरानी। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि ईरान कोई इस्लामिक देश है, क्योंकि इस्लाम को आए हुए दुनिया में 1500 साल हुआ है। लेकिन ईरान की जो सभ्यता है, जिसको फारसी सभ्यता कहते हैं, वो 5000 साल पुरानी है। इसीलिए ईरान जो इस्लाम को मानता है वो भी अरब के इस्लाम से अलग है। यहाँ पर सुन्नी मानते हैं, वहां पर वो शिया मानते हैं। अरब में जो जिस भाषा में, मूल भाषा में कुरान लिखा गया था, अरबी भाषा, ईरान में वो भाषा चलती नहीं है। ईरान में फारसी चलती है। मतलब उनका अपनी संस्कृति अलग है। भले धर्म के नाम पर वो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन आप इसको अरब संस्कृति की तरह इस्लामिक संस्कृति ईरान को नहीं मान सकते। मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब ने एक गलती कर दी। तो वो जो संस्कृति है वो जानती है कि अभी 6 साल 5 साल पहले हमने देखा कि दुनिया भर के पास कितनी भी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन कोविड नाम का एक छोटा सा वायरस आया और सारी टेक्नोलॉजी उसके सामने धरी की धरी रह गई। तो कुछ जो पुरानी सभ्यताएं होती हैं, वो चीजों को, उसको देखने का, समझने का तरीका, उसका नजरिया अलग होता है। और जो नई सभ्यता होती है, उसको देखने और उसको, उस चीज को देखने और समझने का तरीका अलग होता है। ट्रम्प साहब ने कल ये मान लिया कि उनका आकलन ईरान के बारे में गलत था। उनके लिए ईरान का जवाब बहुत आश्चर्यजनक था। मगर मजेदार बात यह है कि ट्रम्प की सेना को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ट्रम्प की सेना युद्ध होने से शुरू शुरू होने से पहले ही अपनी सारे जंगी जहाज के बेड़े को पर्शियन गल्फ से निकाल चुकी थी। और वो आज वो हॉर्मुज और ईरान से 1000 किलोमीटर दूर ना गोवा के तट के पास कहीं खड़ी है, और खड़े खड़े उसके 5000 सैनिक दूरबीन से गोवा के बीच का आनंद ले रहे हैं। मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका में जो एक राजनीतिक ट्रम्प हैं और उनकी जो एक प्रोफेशनल सेना है, दोनों की सोच समझ बिल्कुल अलग अलग है। प्रोफेशनल सेना को पता था कि ईरान क्या कर सकता है, इसलिए वो पहले ही थिएटर से बाहर निकल गया। उसको पता था कि ये पिक्चर में क्या चलने वाला है, वो थिएटर से 1000 किलोमीटर दूर निकल गया। ट्रम्प साहब को समझ में नहीं आया, क्योंकि ट्रम्प साहब के साथ दिक्कत ये होती है कि अक्सर जो दक्षिणपंथी लोग होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वो व्यवहारिक जगत में नहीं जीते हैं, वो वैचारिक जगत में जीते हैं, जिसे मोटा मोटी हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं। आज जैसे आइडियोलॉजी क्या है, जैसे आप उदाहरण के देखिए, तो आज हमारे देश में ऊर्जा का संकट है।
मगर मैंने अपने बचपन में गंगा किनारे मेरे पैतृक गांव में बिना गाड़ी के भी देखा है, बिना गैस के खाना बनाते हुए जीते हुए मैंने खुद देखा है। तो विचारधारा की नजर से अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि गैस का संकट कोई बहुत बड़ा संकट तो है नहीं। 50 साल पहले पुरखे मेरे अगर बिना पेट्रोल बिना गैस के जी सकते थे तो हम क्यों नहीं जी सकते। लेकिन एक अंतर आ गया है, 50 साल पहले हम जहाँ रहते थे वहां पर 30-40 लोगों का परिवार था। मैं अपने दादाजी पिताजी चाचा भाई 30-40 लोगों का परिवार था। एक खेत था, खेत के बीच में आपका घर था, तो आप उत्पादक भी थे और उपभोक्ता भी आप थे। आपको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस समय वो आसान था। लेकिन आज की दुनिया बदल गई है, आज हम शहरों में रहते हैं, हम उपभोक्ता तो है पर उत्पादक हम नहीं है। अब हमको समझ में आ गया कि हमारे रोज में हमारे गाड़ी में जो गैस आता है, पेट्रोल आता है, जो या मैं चाय बनाता हूँ वो गैस आता है, वो भी हॉर्मुज के उस पार से आता है। मतलब हम उपभोक्ता तो रह गए हैं, उत्पादक नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि व्यवहारिक और वैचारिक दुनिया अलग अलग होती है। दक्षिणपंथी अक्सर हर विषय में आप देखिए किसी न किसी प्राचीन विषय का उदाहरण दे देते हैं। और ये सिर्फ दक्षिणपंथी नहीं देते, बहुत सारे जो बहुत घोर वामपंथी होते हैं उनके साथ भी ये समस्या होती है कि वो किसी भी समस्या का आइडियोलॉजिकल कारण तो खोज लेते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं खोज पाते। वो हर चीज को ना आइडियोलॉजिकल कारण में चले जाते हैं कि वैचारिक रूप से इस कारण से ऐसा हुआ, लेकिन वो कोई व्यवहारिक समस्या का समाधान नहीं दे पाते। तो ये समस्या ट्रंप के साथ भी है, ये समस्या नेतन्याहू के साथ भी है, ये समस्या बहुत हद तक भाजपा के भक्तगण हैं उनके साथ भी है। उन लोगों ने मान लिया कि ईरान एक धार्मिक देश है, मगर ईरान का वर्तमान धर्म सिर्फ 1500 साल पुराना है, और ईरान की संस्कृति, उसका खान पान, उसकी सोच 5000 साल पुरानी है। तो वहां पर भले शरिया का कानून है, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि ईरान में 112 लोगों के ऊपर एक स्टेम ग्रेजुएट है। स्टेम ग्रेजुएट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट हो। ईरान में 100 लोगों पर एक स्टेम ग्रेजुएट है। अमेरिका में 400 लोगों पर एक स्टेम ग्रेजुएट है। भारत में 550 लोगों पर एक स्टेम ग्रेजुएट है। तो आपने इस्लाम के नजरिए से, इस्लाम का चश्मा पहन के, तो शारिया का चश्मा पहन के तो ईरान को देख लिया कि कहा कि ईरान के ऊपर तो हमने 50 साल से प्रतिबंध लगाया है, वहां पर तो शरिया का कानून है, वो तो कोई बहुत प्राचीन देश होगा, वो तो कोई बहुत दकियानूसी देश होगा, तालिबान जैसे पिछड़े हुए होंगे। तो ईरान ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि अंदर में उसकी संस्कृति अलग है। इस्लाम भरे 1500 साल पुराना है, लेकिन उस इस्लाम को भी उन्होंने अलग ढंग से अपने यहाँ लागू किया और अपनी जो मूल संस्कृति है उसको छोड़ा नहीं। तो अमेरिका का जो इस पूरे का पूरा मूल उद्देश्य इस युद्ध में था, उसका एक सीधा सीधा उदाहरण बताते हैं। इस युद्ध को शुरू करते समय अमेरिका का मूल उद्देश्य था कि हम रजीम चेंज करेंगे। मतलब उसका ये मानना था कि हम खमेनी को मार देंगे, कैप्टन को निकाल देंगे तो टीम गिर जाएगी, कैप्टन के आउट होते ही पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी और ईरान सरेंडर कर जाएगा। ईरान ने क्या किया, क्योंकि उनके पास इतने सारे स्टेम ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने कुछ एक नया विचार बनाया कि खमेनी मरने से पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि अगर मेरे ऊपर बम गिरा और मैं मर जाऊंगा तो अब उसके बाद ईरान एक ईरान नहीं रहेगा। ईरान की सेना, जिसे IRGC कहा जाता है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, वो 31 अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो उसने पहले से तय कर लिया था कि अगर मेरा कैप्टन मरेगा ना, अगर मेरा कैप्टन नहीं रहेगा तो ईरान एक देश नहीं रहेगा, 31 टुकड़ियों में बट जाएगा। अब ये जो 31 सेना के कमांडर हैं, सबके पास अपने मिसाइल हैं, सबके पास अपने ड्रोन हैं, सबके पास अपने हथियार हैं। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि कल तक अमेरिका जो सोच रहा था कि मैं एक ईरान पर एक खमेनी के साथ हमला करके खेल खत्म कर दूंगा, अब उसके पास 31 ईरान पैदा हो गए हैं, क्योंकि 31 अलग अलग कमांडर है और किसी भी कमांडर को किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है, उनको पूरी तरह से फ्रीडम दिया गया। मतलब एक तरह से विकेंद्रीकरण कर दिया, सेना का विकेंद्रीकरण कर दिया। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज से मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका की जो प्रोफेशनल वर्ग था, या जो पढ़ा लिखा वर्ग था, या जो विद्वान वर्ग था, अमेरिकी सेना के जो प्रोफेशनल लोग थे, व्यावसायिक लोग थे, उनको इस चीज से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनको पता था कि ईरान क्या क्या कर सकता है, हॉर्मुज की खाड़ी कितना महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज की खाड़ी एक ऐसी जगह है जहां पर कि जाओगे तो बुरी तरह से फंस जाओगे। इसीलिए उन्होंने अपने महंगे चीजों को, जंगी जहाज के सब बेड़ों को ईरान से 1000 किलोमीटर दूर पीछे खींच लिया। दिक्कत यह हुई कि ट्रंप साहब इस चीज को नहीं समझ सके। ट्रंप साहब व्यवहारिक नहीं है, वो एक दक्षिणपंथी सोच है। इसीलिए दक्षिणपंथी जिसकी भी सोच होती है, या केवल आप अगर वैचारिक मतलब वैचारिक जगत में रहना शुरू करते हैं, आइडियोलॉजी को बहुत महत्व देना शुरू करते हैं, तो आपकी एक दिक्कत आ जाती है कि आप आज में नहीं जीते हैं, आप बीते हुए
नकल में जीना शुरू करते हैं, हर समस्या का कोई कारण खोजने की कोशिश करते हैं। आप कारण खोज भी लीजिएगा तो समस्या का निदान तो कारण में नहीं है ना, समस्या का तो आपको वर्तमान में कोई निदान निकालना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ट्रंप साहब फंसे हुए हैं, ट्रंप साहब को पता है। और सिर्फ ट्रंप साहब नहीं, ट्रंप साहब के अलावा दुनिया में जितने भी दूसरे देश हैं, खास करके यूरोपीय देश, वो लोग इस चीज में फंसे नहीं। उन लोगों ने पहले ही कह दिया कि भैया हम हॉर्मुज की खाड़ी के आसपास भी हमको आना नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा युद्ध है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, मलेशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी इटली हो, सारे देशों ने कह दिया कि भैया इस युद्ध से हमको, इसका मतलब ये है कि आकलन में गलती हुई ट्रंप साहब की, और ट्रंप साहब की व्यक्तिगत, क्योंकि वो विचारधारा को बहुत महत्व देते हैं, वो व्यवहारिकता को महत्व कम देते हैं, विचारधारा को महत्व देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके आसपास जो लोग हैं या अमेरिकी सेना जो है वो इस तरह की दकियानुसी विचारधारा में फंसी हुई नहीं है, वो थोड़ी व्यवहारिक है। उसको पता था कि ये ट्रंप साहब के चक्कर में पड़ेंगे तो हजारों हजार अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। कम से कम आज अमेरिकी सेना ने अपने हजारों सैनिकों को मरने से बचा लिया, क्योंकि उसको हॉर्मुज की खाड़ी से पीछे खींच लिया। क्योंकि पिछले 72 घंटे में दुनिया को मालूम पड़ गया है कि जब तक सारी दुनिया अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे और जय इजराइल और तय ईरान कर रहे थे, तब तक ईरान नाम का नाग जो है वो आपके तेल की टोटी पर आके, तेल के नल के ऊपर आके बैठ गया है। अब वो नाग ऐसी जगह पर आके बैठ गया है कि ना आपके घर में, सोचिए आपके घर में पीने के पानी के नल पे अगर नाग आके बैठ जाए तो हालत बड़ी खराब हो जाती है, आप उस कमरे में जाना मुश्किल हो जाता है। अब मजेदार बात यह है कि वो नाग जो है वो केवल नाग नहीं है, वो समझदार भी है और बातचीत भी करता है। उसको पता है कि वो नल पर बहुत लंबे समय तक बैठा रहेगा तो सारे लोग प्यासे रहेंगे, सारे लोग डंडा लेके उसको मारेंगे। इसीलिए वो सारे लोगों को कह रहा है कि देखो, तुमको जब जब प्यास लगे मेरे पास आना, 1 गिलास पानी तुमको दूंगा। इसका मतलब वो ये भी नहीं है कि वो, और उसको ये भी पता है कि अगर लोगों की बात में आ गया, जैसे हमारे भारत के प्रधान जी वगैरह बड़ा बड़ा कभी कभी प्रवचन देते हैं, बात में आ गया और वो नल छोड़ के चला गया तो तुरंत लोग मार देगा। तो वो न तो नल को छोड़ेगा और न ही सबको नल का पानी पूरी तरह से रोकेगा। वो आपको जब जब आपका गला सूखेगा तब तक 1 गिलास पानी देगा। वही वो पिछले 2 दिन से कर रहा है, एक एक टैंकर के लिए आपसे हिसाब मांग रहा है। अब तो हालत यह है कि कहीं भारत सरकार को विदेश मंत्रालय के साथ साथ एक ईरान मंत्रालय ने खोल लेना पड़े, क्योंकि रोज हमको 18 जहाज चाहिए। हॉर्मुज के उस पार से भारत में 18 जहाज रोज आती है ऊर्जा। 18 जहाज का मतलब एक जहाज आता है तो 1.5 घंटे के अंदर उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, मतलब 1.5 घंटा। और हर जहाज के लिए ईरान आपके साथ अब डील कर रहा है, मतलब हर 1.5 घंटे में आपको ईरान से बात करना है कि भैया एक और जहाज छोड़ने का क्या लोगे। अब हर 1.5 घंटे में आपको ईरान से बात करना है तो भारत के विदेश मंत्री के बस की तो बात नहीं है, क्योंकि वो दुनिया को संभालना है। मेरे ख्याल से समय आ गया है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ दिनों में आप सुनने में आएगा कि भारत में एक नया मंत्रालय खुला है, ईरान मंत्रालय, जो कि रोज हर 1.5 घंटे में ईरान से बात कर रहा है कि भैया एक जहाज छोड़ने का क्या लोगे, और वो लेगा। तो इस तरह की ये चीज ट्रंप साहब को मेरे ख्याल से इसीलिए समझ में नहीं आई, क्योंकि वो व्यवहारिक दुनिया में कम जी रहे थे, वो एक वैचारिक दुनिया में जी रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है, जैसे कि अभी तक हम ये मान रहे थे कि भाई अमेरिका एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, लेकिन अब रशिया भी अपने आप में एक सुपर पावर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, चाइना अलग सुपर पावर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, भारत तो पिसा हुआ है सबके बीच में, भारत की पोजीशनिंग ही नहीं पता। अब जब डोनाल्ड ट्रंप अगर पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अब साफ लग रहा है कि ईरान युद्ध में वो खुद ही मान रहे हैं, पूरे विश्व के सामने इस बात को मान रहे हैं कि ओ वी ट्राई टू अंडर एस्टिमेट देम, दे आर हाई इंटेलेक्ट पीपल, दे हैव अ स्ट्रैटेजी, दे हैव अ हाई आईक्यू लेवल। अब ऐसे में भारत के लिए क्या सबक है, और भारत अब अपने आप को किस तरीके से पोजीशन करेगा, या फिर भारत अब और बुरा फंस गया है, हॉर्मुज स्ट्रेट ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में ही अपने आप को वो पोजीशन कैसे करे कि जब वो इजराइल और अमेरिका के साथ वो नजर आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि अब अपनी नजदीकियां वो अमेरिका और इजराइल से अभी भी भारत उसी तरह से बढ़ा पाएगा, या किसी न किसी तरीके की बैलेंसिंग कर लेगा भारत? मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि लोग भारत को, भारत सरकार अलग और भारत लोग अलग करके आंकना शुरू करें, क्योंकि दुनिया आपको अब भारत को एक इकाई नहीं मान रही है। दुनिया भारत में भारत भाजपा की सरकार को अलग इकाई मान रही है, भारत के लोगों को अलग इकाई मान रही है। इसका 2 उदाहरण पिछले 3 महीने में दे सकता हूँ। एक तो जिस समय अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर साहब भारत आए, तो भारत सरकार के प्रतिनिधियों से, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, उनसे बाद में मिले।
सबसे पहले सीधे वो भारत में आए और भारत के लोगों को उद्देशित उनके तरफ रुख करके बोला कि मैं आने वाले समय में भारत के लोगों के साथ सीधा संपर्क करूंगा। और इसका काफी प्रमाण है। वो बैंगलोर पहुंच जाते हैं, मसाला डोसा खा लेते हैं, वो चेन्नई पहुंच जाते हैं, वो हैदराबाद पहुंच जाते हैं, जहां उनका मन होता है वो पहुंच जाते हैं। इसका मतलब अमेरिका का ये मानना है कि भारत के लोगों से सीधा संपर्क जोड़ा जा सकता है। भाजपा अलग है, भाजपा सरकार अलग है। दूसरा, पिछले 2 दिन में हमने ये देखा कि जब ईरान के ऊपर हॉर्मूज से भारत के लिए तेल छोड़ने की बात आई, तो ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के जो भारत में दूतावास थे, दोनों ने कहा कि भारत की लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए ईरान आपकी कुछ मदद करना चाहता है। उसने ये नहीं कहा कि भारत सरकार की मैं मदद करना चाहता हूं। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया आज भाजपा और भारत के लोग दोनों को अलग-अलग तराजू पर तोल रही है। दोनों, भारत का मतलब भाजपा सरकार नहीं है, भाजपा सरकार का मतलब भारत नहीं है। लोग उस पूरी दुनिया आपको अलग-अलग तराजू के अलग-अलग हिस्से में तोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 2 इसमें हमको सोचना चाहिए। एक, भारत के लोगों के नाते हमें क्या करना है, और दूसरा, भारत सरकार के नाते भाजपा क्या कर सकती है। मैं सबसे पहली बात तो लोगों के नाते हमको अब ये समझना चाहिए कि वर्तमान हमको मतलब एक हमको वैचारिक एक चीज की स्पष्टता हमको आ जानी चाहिए लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर, जनगण मन के दर्शकों के अंदर, मतलब इस देश के औसत नागरिक के अंदर ये स्पष्टता आ जानी चाहिए कि किसी भी वर्तमान समस्या का प्राचीन समाधान आप नहीं खोज सकते। पानी के बोतल तक की एक्सपायरी डेट होती है। भारत के औसत नागरिक को अब ये आदत छोड़नी होगी कि क्योंकि प्राचीन भारत सोने की चिड़िया थी, इसीलिए आने वाले समय में हम विश्व गुरु बनेंगे। कोरोना काल में हमने देखा था, जैसे ही कोरोना आया था, कोई कहा कि अदरक खाओ, कोई कहा काढ़ा पियो, जैसे कि आप काढ़ा पीने से और अदरक खाने से कोरोना ठीक हो जाएगा। वो एक वर्तमान समस्या थी, उसका कहीं प्राचीन, यहाँ तक कि मैंने तो यहाँ तक देखा कि कुछ सवर्ण लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू किया कि हमारे यहाँ जो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हुई थी, उसके जवाब में हमारे कुछ सवर्ण लोग कहने लगे कि देखो हमारे यहाँ तो प्राचीन समय में इसीलिए छुआछूत होता था कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ पहले था। तो हर वर्तमान समस्या का आप प्राचीन समाधान नहीं खोज सकते। प्राचीन समाधान से वर्तमान समस्या का कोई समाधान नहीं होता। आपको ये औसत नागरिक को आपको ये आदत छोड़ देनी पड़ेगी कि प्राचीन भारत सोने की चिड़िया थी, इसीलिए आने वाले समय में हम विश्व गुरु बन जाएंगे। ये सब गलतफहमी से निकलिए। बीता हुआ कल वापस आता नहीं, आने वाले कल का पता नहीं। जो है सो हमारे हाथ में आज है। वर्तमान में जीना सीख लीजिए। नेहरू को गरियाना भी बेकार है और 2047 में कोई कल्कि अवतार आएगा ये सोचना भी बेकार है। तुलसी रामायण में इसको बहुत अच्छे से लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आज की मेहनत आज कीजिए, आपको कुछ न कुछ अच्छा फल मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ भारत सरकार या भाजपा सरकार को क्या करना है? मेरे ख्याल से भाजपा सरकार को अब गंभीरता से सोचना चाहिए कि मौके पर चौका लगाइए। अमेरिका कमजोर हो रहा है। ये वही अमेरिका है जो ऑपरेशन सिंदूर से लेके ट्रेड डील तक आपके ऊपर, पूरे देश के ऊपर वो ब्लैकमेल कर रहा था। इसका सबसे ताजा उदाहरण है मलेशिया। पिछले 24 घंटे में मलेशिया ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील थी उसको सार्वजनिक रूप से रिजेक्ट कर दिया, कहा कि अब वो ट्रेड डील मैं मानता नहीं हूं। मतलब मलेशिया तक ये कह रहा है कि वो जान गया है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है, उसका साथ देना ठीक नहीं है। तो आप भी अब वो जो गलतफहमी में सैद्धांतिक रूप से किसी कारण से बगल के पड़ोस के अब्दुल को आपको टाइट करना है, इसीलिए ईरान में जो है वो भी अब्दुल को टाइट करना है, इस तरह का जय इजराइल तय ईरान का विचार छोड़ दीजिए। बहुत बहुत सही मौका है। अमेरिका कमजोर हो रहा है, आप अमेरिका से पिंड छुड़ा लीजिए। अमेरिका के साथ संबंध रखिए, संबंध रखना किसी देश के साथ बुरा नहीं है, लेकिन वो जो अमेरिका आपको डिक्टेट करते हुए आज दिख रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है, चाहे वो ट्रेड डील में हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में हो, चाहे एप्स्टीन फाइल में हो, चाहे अडानी के केस में हो, चाहे रॉ के भारत के एक नौकरशाह को FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में डालना हो। कल उसने भारत के RSS और रॉ को भी अपने विध्वंसक गतिविधि करते हैं करके डाल दिया। इसका मतलब अमेरिका आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब बहुत सही मौका है कि अमेरिका खुद कमजोर हो रहा है, आप उसके ब्लैकमेल वाले भाग से निकल जाइए, आप उससे बराबरी का संबंध रखिए। मलेशिया को पता लग गया है, वो बाहर अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, अमेरिका का साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं दे रहा है, अमेरिका का साथ उनका खुद क्या कहते हैं इंग्लैंड नहीं दे रहा है, कनाडा नहीं दे रहा है, जर्मनी नहीं दे रहा है, फ्रांस नहीं दे रहा है, स्पेन नहीं दे रहा है। वो सब कह रहा है कि तुम्हारा युद्ध तुम लड़ लो। तो इसका मतलब अब स्पष्ट है कि अमेरिका कमजोर है। पूरे के पूरे, जितना अमेरिका अपने आप को ताकतवर बताता था, उतना अमेरिका आज ताकतवर नहीं है, वो कमजोर है।
तो आप और वो कमजोर ने आपको ब्लैकमेल करके रखा है। तो मेरे ख्याल से भारत के लिए, भाजपा सरकार के लिए बहुत अच्छा मौका है कि ये जो अमेरिकी ब्लैकमेल है इससे निकल जाइए। जिस तरह से मलेशिया ने कहा हमारा ट्रेड डील खत्म हो गया, और उसने ये नहीं कहा कि अमेरिका कमजोर हुआ, उसने कहा आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके चलते हम ट्रेड डील को कैंसिल करते हैं। तो भारत को भी वो ट्रेड डील कैंसिल कर लेना चाहिए। और दुनिया में, क्योंकि अब स्वाभाविक है कि आने वाले कई महीनों तक जिस तरीके का नाग वहां पर हॉर्मुज पर ईरान आपकी टोटी पर नाग बन के बैठा हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले समय में आपको ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखने हैं। ईरान के साथ आप संबंध बना के रखेंगे तभी हर 1.5 घंटे में आपको एक ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि जितने भी ऊर्जा आती है, एक जहाज वहां से ऊर्जा आती है तो 1.5 घंटे तक आपके लिए चलती है। और ये गलतफहमी में मत रहिए कि केवल और केवल जो ऊर्जा आपको आती है वो LNG या LPG आती है। जो 18 जहाज हॉर्मुज के उस पार से भारत आते हैं, उसमें उससे भारत का पेट्रोल का भी काम चलता है, डीजल का भी काम चलता है, आपके घर का सिलेंडर का भी काम चलता है, LNG का भी काम चलता है, यहाँ तक कि प्लास्टिक इंडस्ट्री का काम चलता है। आपको बुखार लगता है तो जब आप डोलो 650 लेते हो, तो पैरासिटामोल लेते हो, उसके लिए भी उसी जहाज से सामान आता है। आपका यूरिया वहां से आता है, आपकी सीमेंट का काम वहां से आता है, आपके स्टील इंडस्ट्री का केमिकल्स वहां से आता है। तो पूरा का पूरा आप आज की तारीख में अगले हर 1.5 घंटे में एक बार आप ईरान पर निर्भर हैं। हर 1.5 घंटे में एक बार आपको ईरान से बात कर रही है कि मेरा एक जहाज छोड़ दो। ऐसे में आपको अपनी वैचारिक प्राचीन विचार, किसी दूसरे देश को धर्म के चश्मे से देखने की गलतफहमी, ये सब मत कीजिए। ईरान कोई धार्मिक देश नहीं है, ईरान एक सांस्कृतिक देश है। वो इतना ज्यादा सांस्कृतिक देश है कि आपके खुद के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का नाम ईरानी और शाह है। ये सारे लोग इनके पुरखे ईरान से हैं। तो ये जो कहीं आप चले जाते हैं और फादरलैंड कर देते हैं, बाद में कुछ दिन बाद निकलता है कि फादरलैंड इजराइल था या नहीं, ग्रैंड फादरलैंड जरूर ईरान था। तो ईरान क्यों नाराज कर रहे हैं? तो आने वाले समय में आप वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। अमेरिका के दबाव से निकलने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छा मौका है। हमको पता है अमेरिका आपके साथ ट्रेड डील भी अगर होता है तो अमेरिका तो अपने सामान आपके यहाँ 0% ड्यूटी पर भेज रहा है ना। अगर मान लीजिए ट्रेड डील हो भी जाती है तो ट्रेड डील होने का मतलब है कि भारत से जो अमेरिका चीज जाएगी वो 15% या 10% टैक्स लगेगा, और अमेरिका से जो भारत चीज आएगी उस पर 0% टैक्स लगेगा। तो ट्रेड डील अगर हो भी जाता है तो वो भी कोई भारत के लिए फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि एक तरफा ट्रेड डील हो रहा है। तो एक ये जिस तरह से मलेशिया इस ट्रेड डील से बाहर आ गया, मेरे ख्याल से भारत सरकार को अब सोचना चाहिए कि आने वाले समय में, क्योंकि आप अपने पड़ोसी ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे और ईरान का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो अब आपको सोच लेना चाहिए कि आपको किस पाले में बैठना है। अमेरिका के खुद के नागरिक अमेरिका को कह रहे हैं कि ये गलत युद्ध में लड़ रहे हो। अमेरिका की खुद की सेना अमेरिका के राष्ट्रपति को कह रही है कि आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, हमारा सामान लेके हम दूर रहेंगे, क्योंकि आपकी बात सुनेंगे तो हम शहीद हो रहे हैं। तो ट्रंप साहब को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया है। उनकी सेना ने उनको अकेला छोड़ा है, उनके नागरिकों ने उनको अकेला छोड़ा है, उनके जितने भी नेटो के एलाइज ने सारे दुनिया के सब देशों को उन्होंने कह दिया कि हॉर्मुज के लिए मेरे पास जहाज भेजो, कोई नहीं भेज रहा है। तो एक व्यक्ति अपने आप अपनी गलती के कारण अकेला हो चुका है। आप काहे के लिए उसके साथ खड़े हैं? क्योंकि वो तो डूबने वाली नाव है। बिल्कुल। तो एक कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे स्थिति को देखें तो ये चीज अब एकदम साफ हो गई है कि ट्रंप अब इस ईरान युद्ध में अकेले पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब आगे यहाँ से क्या होगा? क्या हम अमेरिका को सुपर पावर कह पाएंगे, या फिर अमेरिका ने इस युद्ध के बाद सुपर पावर का स्टेटस खो दिया है? अभी ये कह नहीं सकते, क्योंकि मेरा ये नहीं मानना है कि युद्ध अभी खत्म हुआ है। अमेरिका के पास कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अंतिम प्रयास वो करेगा। दिक्कत यह है कि वो अंतिम प्रयास भी करेगा तो उसमें बहुत सारे सैनिक उसके मारे जाएंगे, क्योंकि अब अमेरिका का अंतिम प्रयास ये रहेगा कि हॉर्मुज की खाड़ी को अपने नौसेना के बेड़े से, कुछ खास उसके पास इस तरह के जहाज हैं USS ट्रिपली नाम के, जिसके अंदर 5000 सैनिक हैं, जो कि पानी में जाके एम्फीबियस अटैक उसे बोलते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो जहाज है USS ट्रिपली, आज की तारीख में वो साउथ चाइना सी में सिंगापुर के पास है, लेकिन बड़ी तेजी से वो खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। तो वो कोशिश शायद ये हो सकती है अगले 1 हफ्ते 10 दिन में कि वो हॉर्मुज की खाड़ी पर फिजिकली अटैक करें अपनी नौसेना के बल पे। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान को ये पता है और ईरान इसके लिए तैयार है। तो अगर ईरान वैसे में तैयार होगा तो बहुत ज्यादा खून खराबा होने की संभावना बढ़ती है। तो इसीलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि ये युद्ध खत्म हो रहा है, लेकिन इस युद्ध का नतीजा कुछ भी निकलेगा
ट्रंप साहब की बहुत फजीहत होने वाली है। ट्रंप साहब की फजीहत कोई ईरान करेगा ऐसी बात नहीं। ईरान तो अपना बेचारा वो तो युद्ध लड़ रहा है, वो तो कोई जीतने, देखिए ईरान ये युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, ईरान ये युद्ध टिकने के लिए लड़ रहा है। अमेरिका को ये युद्ध जीतना है, ईरान को ये युद्ध जीतना नहीं है, उसको खाली टिके रहना है। तो जितने दिन वो टिका रहेगा उतने दिन हॉर्मुज की खाड़ी पर वो नाग बन के बैठा रहेगा, दुनिया भर के तेल का दाम बढ़ते चले जाएंगे, सारे देश की इकोनॉमी मार खाती जाएगी, सारी दुनिया में एक ही आदमी विलन के रूप में प्रोजेक्ट होने लगेगा कि केवल और ये केवल ट्रंप साहब की जिद के कारण पूरी दुनिया परेशान है। तो ये युद्ध का नतीजा अगर 1-2 महीने के बाद ईरान को पूरी तरह से ये तहस नहस भी कर देंगे, यहाँ तक की चर्चा है कि अमेरिका या इजराइल ये भी कोशिश करेगा कि कुछ नहीं होगा तो ईरान के ऊपर 1-2 परमाणु बम गिरा दें। तो हो सकता है कि ईरान को आप तहस नहस कर दीजिए, लेकिन इससे अमेरिका के ट्रंप साहब का नाम तो अब आने वाला नहीं। ट्रंप साहब का जो जिसको कहते हैं ना इकबाल, जिसे कहते हैं ना ट्रंप साहब की एक इज्जत, अब दुनिया में ट्रंप साहब की कोई इज्जत करने वाला नहीं है। और ट्रंप इस पूरे के पूरे युद्ध में चीन ने और रशिया ने बहुत मुनाफा कमा लिया है। 2 तरीके से कमाया है। एक तो रशिया ने अपना तेल बेच के पैसा कमाना शुरू कर दिया, अनाप शनाप वो पैसा कमा रहा है। भारत को कल जो रूस तेल दे रहा है ना, जी वो $99 प्रति बैरल दे रहा है, मतलब करीब करीब $100 पर हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। इसी रूस से हम 2 महीना पहले $65 पे खरीद रहे थे, आज हम $99 पे खरीद रहे हैं। तो रूस को बहुत फायदा हो रहा है, चीन को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी हथियारों का उपयोग होता है, वो हथियारों के उपयोग में उन हथियारों के अंदर कंप्यूटर एक चिप लगता है। हमारे आपके फोन में भी जो वो चिप लगा रहता है वो ज्यादातर मेड इन चाइना होता है। और वो मेड इन चाइना इसीलिए होता है क्योंकि उसमें लगने वाले जो कुछ बहुत जबरदस्त पदार्थ होते हैं जिनको कि रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है, वो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, वो चीन के पास पाए जाते हैं। तो चीन इस युद्ध में बहुत खुश है कि अमेरिका अपने हथियार खराब कर रहा है, क्योंकि आप हर बम जब गिराते हैं तो बम के साथ उस चिप भी नष्ट हो जाता है, तो नया चिप बनाने के लिए फिर चीन पर निर्भर होना पड़ेगा। तो चीन इस युद्ध में रशिया इस युद्ध में बहुत फायदे में है। चीन को ये फायदा चीन को फायदा भविष्य में होगा, क्योंकि उसका चिप खराब होते, मतलब अमेरिका की चिप कम होती चली जाएगी तो उस पर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की चीन पर निर्भरता बढ़ती चली जाएगी। दूसरे तरफ रशिया को बहुत फायदा होगा कि उसको पैसा मिल रहा है। यहाँ तक कि अब देख रहे हैं कि अगर इस युद्ध में किसी भी कारण से, और हमें ये भी पता है कि इस युद्ध में ईरान को चीन और रशिया ये दोनों समर्थन कर रहे हैं। रशिया उसको हथियार दे रहा है, ड्रोन्स वगैरह दे रहा है, और चीन उसको सैटेलाइट की मदद कर रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी कारण से ट्रंप साहब ईरान के ऊपर ज्यादा हमला करते हैं और ईरान दबते हुए दिखेगा, तो ईरान को दबाने के लिए इन्होंने जितनी सैनिक टुकड़ियों को दुनिया भर से खींच के खाड़ी में लाया है, उसके कारण हो ये गया है कि चीन के बगल में जो ताइवान है, जिसके ऊपर चीन हमला हमेशा करना चाह रहा है, उसको ताइवान का बचाव करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए अमेरिकी सेना के पास अब ताकत कम है। तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है तो चीन उसी सिद्धांत पर ताइवान पर हमला कर सकता है, और ताइवान पर अगर चीन ने हमला कर दिया तो ताइवान से अमेरिका को 95% उनका जो टेक्नोलॉजी की निर्भरता है, कंप्यूटर चिप और सॉफ्टवेयर वगैरह की निर्भरता है सेमीकंडक्टर की, वो ताइवान से पूरी होती है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में किसी भी एंगल से मैं ये युद्ध किधर भी चला, ये सबसे पहली बात तो ये ईरान का युद्ध जल्दी खत्म होते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन अगर ट्रंप साहब अपनी टेक्नोलॉजी का गंदा से गंदा इस्तेमाल करके किसी भी तरह से इसको खत्म भी कर देते हैं कि कम से कम हम ईरान को तो तहस नहस कर दिए, लेकिन वो करने में ट्रंप साहब का इतना ज्यादा ताकत खत्म हो जाएगा, वो जीत तो जाएंगे, लेकिन उस जीत का जश्न मनाने से पहले चीन और रशिया जो है वो ट्रंप साहब के ऊपर दूसरे तरीके से चढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आने वाला समय दुनिया भर में, जिसको कहते हैं ना ग्लोबल पावर को रिडिफाइन करेगा। जो दुनिया भर में सत्ताएं हैं, दुनिया भर में जिस तरीके की कूटनीति चलती है, दुनिया भर में जो पावर सेंटर्स हैं, सत्ता के जो केंद्र हैं, वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अभी तक भारत ये मान के चल रहा था, भारत मतलब भाजपा की सरकार, कि दुनिया में केवल एकमात्र सत्ता का केंद्र है वो अमेरिका है। उन्होंने सारा का सारा अपना समर्थन अपना पूरा का पूरा अमेरिका के पाले में वो जाके बैठ गए थे। लेकिन आने वाले समय में मुझे नहीं लग रहा है कि अमेरिका का पाला उतना भारी रहेगा। अमेरिका का पाला खत्म तो नहीं होगा, हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिका थोड़ा हल्का हो जाएगा।
और रूस और चीन काफी ताकतवर होके उभरेंगे। और वैसे समय में भारत को उससे पहले ही वो स्थिति आए, उससे पहले ही आपको विश्व में अपने आप को अमेरिका पर निर्भरता, अमेरिका से के साथ जो आपकी निर्भरता है, या अमेरिका के सामने जो आपका सरेंडर है, या अमेरिका की जितनी बातें आप मानते हैं, ये सब नहीं भी है तो दुनिया में जो एक मैसेज चला गया है, दुनिया भर को ये लगता है कि भारत तो वही करेगा जो अमेरिका चाहता है, उस छवि से आपको निकलने का ये बेहतरीन मौका है। मौके पर चौका लगाइए, मलेशिया जैसे अब अमेरिका से पिंड छुड़ाइए, यही कह सकता हूँ। देखना होगा कि भारत अब अपनी पोजीशनिंग कैसे करता है। अभी तो सारा कुछ जो हॉर्मूज स्ट्रेट में है वो फंसा हुआ है। अभी ईरान अब किस तरीके से और कान मरोड़ेगा भारत के, वो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के घुटने टेकने के बाद भारत अब किस तरीके के सबक सीखेगा वो देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।